तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग देखे थे पिछले अध्याय में प्रारंभिक समाज, जो कि हम उसमें देखे कि आरंभिक मानव जो है किस प्रकार से पृथ्वी पर उसका विकास हुआ। तो चलिए आज मेरा जो है अध्याय 4 और जो कि प्रथम कृषक एवं पशुपालक है, यानी कि इसमें देखेंगे कि आरंभिक मानव किस प्रकार से खेती करना प्रारंभ किया और किस प्रकार से पशु पालना शुरू किया। तो चलिए तो पढ़ते हम लोग। देखिए, शबनम स्कूल में दोपहर में खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। आज उसे खाने में चावल, राजमा एवं आलू की सब्जी मिली। कल ही उसने पुलाव और सोयाबीन की सब्जी खाई थी। वह सोच रही थी कि हमारे पास खाने के लिए इतने सारे अनाज, सब्जी, फल फूल एवं दूध कहाँ से आते। देखिए, शबनम जो एक स्कूल की छात्रा थी, वो दोपहर में खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। आज उसे खाने में चावल और राजमा और आलू की सब्जी मिली। वो कल ही उसने पुलाव और सोयाबीन की सब्जी खाई थी। वह सोच रही थी कि हमारे पास खाने के लिए इतने सारे अनाज, सब्जी, फल फूल, दूध कहाँ से आते हैं। तो देखिए, मध्याह्न भोजन के तहत समूह में खाते हुए आज हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। आपको भी पता होगा, आज हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली आदि है। ये हमें अधिकांश उगाई गई फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। देखिए, सब्जी हमको कहाँ मिलती है? उगाई हुई फसलों से मिलती है। और पालतू पशुओं से हमें दूध, दही सब प्राप्त होता है। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे। देखिए, जो आरंभिक मानव थे वो कुछ भी नहीं उगाते थे। सब कुछ जंगलों से बटोर लाते थे। इनमें जानवरों का शिकार और कंदमूल एवं फलों को इकट्ठा करने के तरीके शामिल थे। देखिए, आरंभिक मानव में क्या था, यानी कि जंगलों से जो फल फूल होते थे वो बटोर लाते थे और जानवरों के शिकार के लिए कंदमूल और फलों को इकट्ठा करने के लिए करते थे। जो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लोग लाखों सालों से जंगली फल एवं अनाज को बटोरते थे, उन्हें मालूम तो होगा कि कैसे बीज से पौधे उगता है। देखिए, कहने का तात्पर्य है, जिस तरह से आरंभिक मानव जंगलों से फल फूल इकट्ठा करते थे, उसे यानी कि वो ये तो मालूम होगा ना कि कैसे बीज से पौधे उगता है। उन्होंने आसपास ऐसे खूब सारे पौधे को उगते देखा होगा। यानी कि आरंभिक मानव ने जो है, जिस समय वो जाते थे जंगल फल फूल बटोरने के लिए, उन्होंने उसे तो कुछ आभास हुआ होगा कि यानी कि बीज से पौधे कैसे उगता है। उन्हें उन्होंने आसपास ऐसे खूब सारे पौधों को उगते देखा भी होगा, फिर भी उन्होंने खेती शुरू नहीं की। इसका क्या कारण रहा? देखिए, इसका क्या कारण रहा होगा? जिन लोगों ने खेती शुरू की, उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो खेती करने लगे। देखिए, कहने पश्चात है, जिन लोगों ने खेती शुरू की उनको क्या जरूरत पड़ी जो कि खेती करने लगे। इन बातों को पक्की जानकारी तो नहीं है, फिर भी उन दिनों के जो निशान और सबूत मिले हैं, उनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, इनकी तो ये इन बातों की तो पक्की जानकारी नहीं है, उनसे यानी कि जो निशान मिले हैं, सबूत मिले हैं, उनसे हम लोग कुछ अनुमान लगा सकते हैं। खेती की शुरुआत देखिए, कृषि के आरंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहां वह अपने आप नहीं उगता हो। देखिए, कृषि आरंभ होने का मतलब यह था कि कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाए जहां की वह अपने आप नहीं उगता हो। सबसे पहले खेती किसने और कहाँ शुरू किया? यानी सबसे पहले खेती किसने और कहाँ शुरू किया? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी पे हुआ। देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि खेती का जो शुरुआत हुआ था ईरान और इराक देश की पहाड़ियों के तलहटी में हुई थी। याद रखिए आप लोग, कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, खेती की शुरुआत जो है ईरान या इराक देश के पहाड़ियों के तलहटी में हुई थी। आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले वहाँ के रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। तो आप लोग याद रखिए, सबसे पहले जो खेती करना कहाँ शुरू किया था? ईरान या इराक देश के पहाड़ियों में तलहटी में हुई थी। और आज से यानी कि लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले वहाँ के लोगों ने सबसे पहले खेती की शुरुआत की। बाद में जगह जगह लोगों के समूह द्वारा खेती करने शुरू हुई। देखिए, बाद में क्या हुआ, जगह जगह लोगों के समूह द्वारा खेती करना प्रारंभ किए। देखिए, हम लोग देखे थे कि पिछले अध्याय में प्रारंभिक समाज जब पढ़ रहे थे, हम उसमें देखे थे कि यानी कि आरंभिक मानव जो था वो यानी कि अपना समूह बना के 30-30 लोग समूह बना के वो लोग
रहते थे। तो हर एक समूह का यानी कि वही कह रहे हैं इसमें कि जगह जगह पे लोगों के समूह द्वारा खेती करना शुरू किए। हर समूह के यानी कि लोग भी खेती करना क्या किए, प्रारंभ किए। अपने देश में खेती की शुरुआत आज से 5-6 हजार साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई। देखिए अपने देश में जो खेती की शुरुआत हुई थी, शुरुआत आज से 5-6 हजार साल पहले पश्चिम पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी, पश्चिम दिशा में हुई थी। समूह की महिलाएं पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखती थी। देखिए समूह की जो महिलाएं होती थी, आरंभिक मानव का जो समूह में जो महिलाएं थे, उनका काम था कि जंगलों से फल फूल को बटोर के लाना। तो इनके बारे में अधिकतर महिलाएं ही जानकारी रखती थी। पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखती थी महिलाएं, क्योंकि आमतौर पे जंगली फल, दाने, जड़े आदि इकट्ठा करने का काम तो इन्हीं का था, महिला का ही था। वे पेड़ पौधों को करीब से देखते देखते उनके बारे में काफी कुछ समझने लगी थी महिलाएं। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पौधे उगाने में किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के समूह, देखिए ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया। देखिए ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों को समूह को दूसरे समूह ने क्या कर दिया, खदेड़ दिया। नई जगह पर जहां वह गए उन लोगों वे सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रहे थे। देखिए मतलब वह मध्य, ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया क्षेत्र में जो रहने वाले शिकारी की जो एक समूह था, दूसरे समूह ने खदेड़ दिया या भगा दिया होगा। ठीक, तो वो किया कि एक नई जगह पर गए, जहां वह गए उन लोगों को वे सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी। जहां भी गए दूसरा समूह, तो उनको वहां क्या हो रहा था, जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी, जिसके वजह से खाने में असभ्य असभ्य से कठिनाई करना पड़ा। अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया। देखिए जो दूसरे समूह को जो खदेड़ा था, वो नए जगह पे जो गया, वहाँ जंगली फसल नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें खाने में, भोजन के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए कुछ बीज ले गए थे, जिनको यानी कि जमीन में डाल दिया। उसे नियमित पानी से संचित करने लगे। कुछ महीनों में उन पौधों में फल लग गए। देखिए कुछ महीनों में ही उन पौधों में फल लग गए, जिसे पुष्ट होने पर उन लोगों ने उसे काट कर उससे सारे अनाज क्या कर लिए, निकाल लिए। ऐसे ही खेती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अलग अलग समूह एवं जंगलों के साफ कर उस पर भी बीजों को बोना शुरू किया। इससे जमीन के छोटे टुकड़े पर वे लोग ज्यादा अनाज उपजाने लगे। देखिए तो आपको पता चला खेती की कैसे शुरुआत हुई। दूसरे यानी कि एक समूह दूसरे समूह को जब खदेड़ा, तो वो नई जगह पे गए, तो वहां पे यानी कि खाने के लिए इनको भोजन फल फूल, जंगली फसल, फल फूल नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें अपनी खाने की आपूर्ति के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। ये अपने साथ जो कुछ बीज लाए थे उसी को क्या किए, बो दिए, और उसमें संचित रूप से सिंचाई की करने लगे, जिसके वजह से यानी कि कल के दिन फसल आया। फसल आने के बाद फल फूल आया, फल फूल आया जिससे वो अपना भोजन की आपूर्ति किए। ठीक, और इस तरह से आरंभिक मानव के पास अनाज का क्या हुआ, एक भंडार हो गया, जिसे वह संकट के समय इस्तेमाल करने लगा। पहले क्या था, आरंभिक मानव खेती करना नहीं जानते थे, धीरे धीरे क्या हुए, सीख गए। इसी के साथ उनकी जीवन शैली में भी बदलाव आया। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते हैं। देखिए इसी तरह से उनकी जीवन शैली में क्या हुआ, बदलाव आया। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास अस्थायी रूप में रहना आवश्यक हो गया। इस तरह से आरंभिक गांव भी बसे। देखिए क्या हुआ, आरंभिक मानव जो किस प्रकार से गांव का जो निर्माण हुआ,
बस्ती का। देखिए इसी के साथ यानी कि इसके जीवन शैली में बदलाव आया। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, ठीक। मगर अब जो है फसल की पहले क्या होते थे, एक जगह से दूसरे स्थान जाता था, रहते थे, क्योंकि सबकी एक मात्रा होती थी। तो मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास अस्थायी रूप से रहना होगा। जब फसल ये लोग उगाने सीख गए, तो खेती करना सीख गया, तब यानी कि एक अस्थायी स्थान पर रहना होगा, इसलिए खेतों के आसपास स्थायी रूप से रहना आवश्यक हो गया। इस तरह से आरंभिक गांव बसे, ठीक। आरंभिक मानव द्वारा कृषि कार्य, आरंभिक मानव द्वारा बर्तन बनाता हुआ। देखिए आरंभिक मानव द्वारा जो कृषि कार्य कुछ इस प्रकार से था। देखिए कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष है, देखिए कोई घास काट के ले जा रहा है, तो देखिए पीछे झोपड़ी भी है, ठीक। और यहाँ देखिए बर्तन बना रहे हैं, आरंभिक मानव बर्तन बनाता है। और आरंभिक मानव द्वारा कृषि कार्य कुछ इस प्रकार से खेती करते हुए चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो देखिए चूंकि फसल तैयार होने में 4 से 6 महीने लग जाते थे, इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते थे। इस सहयोग से उनके बीच नाता रिश्ता, जिसका आधार आपसी संबंध था, शुरू हुआ। अस्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को उपजाने का कारण लोग अब छप्पर वाली झोपड़ियों को बनाकर शुरू किए। अनाज के भंडार को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों का बनाना आरंभ किया। तो देखिए इसी प्रकार अनाज रखने के लिए मिट्टी का बर्तनों का बना रहे हैं। धीरे धीरे कताई बुनाई शुरू हुई। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने एवं खाना खाने के लिए भी करते थे। शिकारी मानव के जीवन में ये सारे बदलाव हजारों वर्ष संभव हो सकता था। देखिए तो झोपड़ी देखिए जो बना के रहने लगे, इसी प्रकार से झोपड़ियां वो लोग बना के रहते थे, क्योंकि फसल जो 4 से 6 महीने लग जाते थे तैयार होने में, तो उनको एक अस्थायी रूप से जगह रहना पड़ा। देखिए मानव ने जानवर पालना शुरू किया। मानव ने देखिए आरंभिक मानव जो थे वो जानवर पालना किस प्रकार से शुरू किया था। जिस समय खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशु पालने के कम वस्तुतः शिकारी संग्रहताओं ने ही पहले किया। देखिए जिस समय खेती की शुरुआत हुई थी लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशु पालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहताओं ने सबसे पहले किया। शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते। देखिए शुरू में जब वे लोग शिकारी लोग जब जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्हें कुछ जानवरों के पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते होंगे। उसे पकड़कर वो अपने रहने के ठिकाने पर लाते थे, यानी जहां वो लोग आरंभिक मानव रहते थे वहां अपने ठिकाने पर लेकर आते थे, ताकि बड़े होने पर उससे ज्यादा मांस प्राप्त करे, ताकि उस बच्चे को पालते थे, ताकि बड़े जब वो जानवर का बच्चा बड़ा हो जाए तो उनसे क्या करें हम लोग ज्यादा मांस प्राप्त करें। इस तरह से आरंभिक मानव भेड़ों बकरियों एवं नन्हे मेमनों को एवं नन्हे बछड़ों एवं बाछियों को अपने आस पास बांध कर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें उन जानवरों की उपयोगिता समझ आई होगी। देखिए मानव जो है भेड़ बकरी एवं नन्हे मेमनों को एवं नन्हे बछड़ों एवं बाछियों को अपने अपने पास बांध कर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें उन जानवरों की उपयोगिता समझ आई होगी। उन्हें ये लगा होगा कि जानवरों को मार कर खा लेने की बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत नए फायदे मिल सकते हैं। तो देखिए इन शिकारियों के मन में विचार आए होंगे, यह लगा होगा कि जानवरों को यदि मार कर खा लेने के बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो इससे बहुत से नए फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों को ध्यान अवश्य रखा होगा, जैसे ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके। देखिए
आरंभिक मानव जो थे पशु पालते समय कुछ अवश्य बातों को ध्यान में रखे होंगे। ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिसके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वह हिंसक ना हो तथा नुकसान ना पहुंचाए। यानी कि जो जानवर को हम पालतू बनाए वो हिंसक ना हो और ना किसी को नुकसान पहुंचाए, उन्हें अपने साथ इधर उधर भी ले जाया जा सके। साथ ही शिकार खोजने एवं भोजन ढूंढने में भी उनकी क्या करे, मदद करे। यही सब बात सोचकर उसने सबसे पहले कुत्ता, फिर सुअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना किया। तो याद रखिएगा आप लोग, हो सकता है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इनसे आ सकता है। यह यही सब बात सोचकर सबसे पहले जो है कुत्ता पाला था, उसके बाद सुअर पाला, उसके बाद भेड़, बकरी आदि अन्य जानवरों को पालना क्या किया, शुरू किए। सबसे पहले क्या, कुत्ता। तो याद रखिए आप लोग। चलिए आगे देखें। तो देखिए जैसे दिखाते हैं चित्र के माध्यम से आरंभिक मानव के साथ पालतू पशु। देखिए पीछे गाय है, ये देखिए यहाँ गाय है, ये घास ले जा रहे हैं चारा गाय के लिए। चलिए आगे देखिए। पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। पशुओं से उन्हें खाने की कई चीजें प्राप्त हुई। उसकी ताकत का प्रयोग उन्होंने धीरे धीरे खेती के काम में भी करने लगे। इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वस्तुओं को ले जाने में काफी सहायता मिला। पशुओं से उसे जीवित मांस मिला जिसका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। नवपाषाण युग बदलावों का काल है। नवपाषाण युग जो है वो बदलावों का काल है। नवपाषाण मानव जीवन के विकास वह समय है जिसमें कि मानव की पहली बार शिकारी संगरताओं से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया था। देखिए नवपाषाण युग जो है वो बदलावों का काल है। कैसे? नवपाषाण युग मानव जीवन का विकास का वह समय है जिसमें कि मानव पहली बार शिकारी संगरताओं से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया। इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे। देखिए नवपाषाण काल में ही आरंभिक गांव बसने लगे थे और एक सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इस समय के लोग भी पत्थर और के औजारों का इस्तेमाल करते थे। देखिए नवपाषाण काल में भी यानी कि आरंभिक लोग जो थे तो वो लोग क्या, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे और मजबूत और पहले से ज्यादा धारदार, चमकदार थे। पहले से जो नवपाषाण काल का जो हथियार, जो पत्थरों का औजार जो इस्तेमाल करते थे, वो औजार का आकार जो छोटे होते थे लेकिन मजबूत और पहले से जो धारदार और चमकदार थे। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिराद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र में नवपाषाण कालीन है। देखिए पुरातत्वविदों को भारत के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन कृषक एवं पशुपालकों का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, यानी उनके कुछ सबूत मिला है। तो देखिए कुछ वस्तु मिला होगा। इससे अतिरिक्त बिहार के मुंगेर जिले में, आप लोग याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर जिले, चिराद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र भी नवपाषाण कालीन है। कहाँ कहाँ? बिहार के मुंगेर जिले, मुंगेर और चिराद और झारखंड बहुत सारे क्षेत्र क्या है, नवपाषाण कालीन है। दिए गए मानचित्र में वे सभी स्थल दिखाए गए हैं। नीचे की तालिका से आप ये जान सकते हैं कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियां मिली है जो नवपाषाण युगीन है। देखिए नीचे एक तालिका बनाया गया है जिसमें कि ये बताया गया है कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियां मिली है जो कि नवपाषाण युगीन है। तो देखिए जैसे देखिए प्राप्त वस्तु है एवं पुरातत्व स्थल है, जहाँ यानी पुरातत्व स्थल का मतलब है जहाँ भी यानी कि पालतू जानवरों की हड्डियां मिली है, वो स्थल का नाम दिया गया है। क्या क्या, कौन सी वस्तु कहाँ मिली है। तो देखिए प्राप्त वस्तु जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान,
मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में। आप लोग याद रखें, मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। तो जैसे देखिए, गेहूं जो भेड़ बकरी प्राप्त जो वस्तु हुआ है, ये प्राप्त वस्तु कहाँ हुआ है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में, याद रखिएगा आप लोग। चावल जानवर की हड्डियां, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में। कोल्डिवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कोल्डिवा नामक उत्तर प्रदेश में है, जो कि वहां चावल और जानवर की हड्डियां प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ में हमको चावल जानवर के खुर के निशान मिला है, पाकिस्तान में ही, मेहरगढ़ में ही चावल और जानवर के खुर का निशान मिला है। बुर्ज होम कश्मीर में है। इस स्थान पर गेहूं दलहन कुत्ता भेड़ बकरी मिला है। उनके चिराद बिहार में है, जो कि गेहूं चना और जौ जैसी प्राप्त वस्तु मिला है। पयमपल्ली आंध्र प्रदेश में है, जो कि काला चना ज्वार बाजरा भेड़ सुअर मिला। यहाँ से पयमपल्ली आंध्र प्रदेश में प्राप्त वस्तु जो हुआ था, वो काला चना था, ज्वार बाजरा भेड़ सुअर था। आप लोग को बता दिए। तो देखिए, ये कुछ प्राप्त वस्तुएं थे, और जो कि पुरातत्व स्थल पे ये सब भी प्राप्त वस्तु मिले हैं। तो बताएं, मेहरगढ़ और पाकिस्तान में क्या मिला? गेहूं जो भेड़ बकरी मिला है। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में क्या मिला है? चावल जानवर की हड्डियां मिला है। मेहरगढ़ फिर पाकिस्तान में क्या मिला है? तो चावल जानवर के खुर के निशान मिला है। बुर्ज होम कश्मीर में क्या मिला है? गेहूं दलहन कुत्ता भेड़ बकरी मिला है। चिराद बिहार में है, जो कि गेहूं चना और जौ मिला है। पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में है, जो कि यहाँ प्राप्त वस्तु क्या क्या मिला है? तो काला चना और ज्वार और बाजरा भेड़ सुअर मिला है। ठीक, तो देखिए, कुछ प्रकार से इस प्रकार से तलिका बनाया गया था। इसमें बताया गया है कि पुरातत्व स्थल है एवं प्राप्त वस्तु है। ठीक, देख लिया आप लोग। देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए, मेहरगढ़ जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ सबसे पहले गेहूं जो उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, मेहरगढ़ के बारे में हम लोग जानते हैं। मेहरगढ़ वर्तमान जो है पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां सबसे पहले गेहूं जो उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ वह स्थान है जहां सबसे पहले गेहूं जो उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में जो है पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुआ है। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का है, और यहाँ प्रत्येक स्तर कृषि उत्पादन एवं पशुओं भेड़ बकरी के पालने का साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आयताकार एवं चकोर घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। मृतकों को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं मेहरगढ़ में, आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, पाकिस्तान जो मेहरगढ़ में है, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में ही जो 7 स्तर प्राप्त हुआ था, पहला 3 स्तर तो नवपाषाण काल का है, और यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के आयताकार एवं चकोर घरों के भी साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में। ठीक, और मृतकों को जो जब व्यक्ति मर जाते हैं तो मृतकों को दफनाने का भी साक्ष्य मिले हैं, तो मेहरगढ़। ठीक, आप लोग याद रखिए। चलिए फिर आगे देखिए, है स्तर की खुदाई में किसी पुरातत्व स्थल से कई स्तरों को मिलने का तात्पर्य है वहां एक एक कर कई संस्कृतियां उदित हुई है। कहाँ? मेहरगढ़ में। आप लोग याद रखिएगा, मेहरगढ़ में क्या क्या हुआ है, तो उनके बारे में देखिए। स्तर की खुदाई किसी पुरातत्व स्थल से कई स्तरों से मिलने का तात्पर्य है वहां एक एक कर कई संस्कृतियां उदित हुई है, और उसके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का उदय भी हुआ है। अब देखिए, चिराद जो कि बिहार में है। आप लोग याद रखिएगा, चिराद कहाँ है? बिहार में है। देखिए, यह पुरा स्थल बिहार के छपरा जिले में है। चिराद जो है पुरातत्व स्थल बिहार के छपरा जिला में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। चिराग में कितने स्तर मिले? 3 स्तर। और मेहरगढ़ में कितना स्तर मिला? तो 7 स्तर, जो जिसमें कि 3 स्तर नवपाषाण काल का है, और यहाँ प्रत्येक में कृषि का उत्पादन एवं पशुओं भेड़ बकरी पालने का साक्ष्य मिले थे, और आयताकार एवं चकोर घरों के भी साक्ष्य मिले थे। मृतकों एवं दफनाने के साक्ष्य मिले थे।
स्तर खुदाई की पुरातत्व स्थल एवं स्तरों को मिलने का तात्पर्य वहाँ के एक एक कई संस्कृतियां उदित हुई थे और उसके समाप्त होने के बाद दूसरी संस्कृति की क्या हुआ उदय, कहाँ, मेहरगढ़ में। चिराद यह पुरा स्थल बिहार के छपरा जिला में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियां और सींग से बने औजार मिले हैं। कहाँ, चिराद में। आप लोग याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है, इससे आ सकता है। तो यदि आएगा कि पत्थरों के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सींग के से बने औजार कहाँ मिले थे, तो याद रखिए कहाँ मिले थे, चिराद में। यहाँ के जो घर होते थे, चिराद में जो घर होते थे वो क्या होते थे, गोल होते थे। घरों में चूल्हे का एक समूह मिले हैं। घरों में जो चूल्हे होते थे वो एक समूह में मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काफी सुंदर, जो कि काले काले, नीले और लाल धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूं, धान, मसूर के भी साक्ष्य एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। देखिए चिराद में जो है मिट्टी के बर्तन काफी सुंदर है, जो कि काले नीले लाल धूसर रंग के से बना। यहाँ गेहूं, धान, मसूर के साक्ष्य भी, मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। इस तरह से नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गांव को बसाकर रहने लगे। देखिए इस तरह से ही नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से मानव क्या करने लगे, रहने लगे गांव बसाकर। खाद्य संग्राहक मानव अनाज उत्पादक बन गए। गुफा के स्थान पर अब मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगे। इस युग में लोगों के वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया। लोगों के मरने के बाद उसका मृतक संस्कार होने लगा। कुल मिलाकर इस युग में लोगों का जीवन क्या हो गया, अस्थायी बन गया था। देखिए गुफा के जगह पर अब मानव क्या करने लगे, अस्थायी रूप से घर बना के रहने लगे। इस युग में लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया था। लोगों के मरने के बाद जो मर जाते हैं जब मानव, उनका अब मृतक संस्कार भी करने लगे। कुल मिलाकर कहे तो इस युग में जीवन क्या हो गया था, अस्थायी और सभ्य बन गया था। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया था, तो हम लोग पढ़े थे ध्यान से, यदि आप सुने होंगे या वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा। सबसे पहले जो किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया था, कुत्ता को। दूसरा देखिए क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। हम लोग जब डाटा सारणी जब देखे थे उसमें था कि गेहूं का जो प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से। चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला है, चावल का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है, वो कोयलडीवा से मिला है। सुमिलित करें, मिलान करने के लिए दिया गया है, स्थान दिया गया है। जैसे देखिए अब पूछेगा चिराद कहाँ है, तो चिराद बिहार में है। मेहरगढ़ कहाँ है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। बुर्ज होम कहाँ है, बुर्ज होम कश्मीर में है। कोयलडीवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए मेरा चैप्टर समाप्त हुआ, इस अध्याय में बस इतना ही था। तो कुछ अब लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय जो कि हम वो आपको आगे बता देंगे, ठीक।